जिंदगी में बुरा वक्त आए तो हौसला रखना, वक्त बुरा है जिंदगी नहीं। राजीव गांधी जो देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने देश में कंप्यूटर क्रांति लाई, जिन्हें डिजिटल इंडिया का जनक कहा जाता है और जिन्होंने देश में कई पॉजिटिव चेंजेस लाए, उन पर साल 1987 में एक दाग भी लगा जब उन्हीं के कैबिनेट में मंत्री वीपी सिंह ने उनका नाम एक घोटाले में घसीटा। इस घोटाले ने उस वक्त भारतीय राजनीति को स्तब्ध कर दिया, क्योंकि इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री पर किसी घोटाले का आरोप नहीं लगा था। मैं बात कर रही हूँ साल 1987 में हुए बोफोर्स घोटाले की। क्या है ये घोटाला, क्यों ये मुद्दा बना और कैसे इस घोटाले ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया, इसकी पूरी कहानी आज के एपिसोड में बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं कोमल और हाजिर हूं आज़ादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइडर लाइफ की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियों के साथ। आज बात होगी साल 1987। पहली बार बोफोर्स का नाम जब उठा तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उन पर आरोप लगा कि राजीव गांधी और उनके करीबियों ने करीब 64 करोड़ रुपए की कमीशन ली। दरअसल 24 मार्च 1986 को भारत सरकार और स्वीडन की हथियार निर्माता कंपनी एबी बोफोर्स के बीच 1437 करोड़ रुपए का सौदा हुआ। ये सौदा भारतीय थल सेना को 155 mm की 400 तोप की सप्लाई के लिए हुआ था। लेकिन इसके अगले ही साल स्वीडिश रेडियो ने दावा किया कि कंपनी ने सौदे के लिए भारत के वरिष्ठ राजनीतिज्ञों और रक्षा विभाग के अधिकारियों को 64 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, लिहाजा कांग्रेस और राजीव गांधी पर बोफोर्स घोटाले के आरोप लगे। संसद में इस मामले को लेकर हंगामा मचने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लोकसभा में ये स्पष्ट किया था कि बोफोर्स मामले में ना कोई रिश्वत दी गई है और ना ही सौदे में किसी बिचौलिए की कोई भूमिका थी। 6 अगस्त 1987 को रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय कमेटी जेपीसी का गठन हुआ, जिसका नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री बी शंकरानंद ने किया। मामले की जांच के लिए भारत का एक जांच दल स्वीडन भी गया। इस सौदे में बिचौलिए की भूमिका निभाने और दलाली का बड़ा हिस्सा प्राप्त करने वाला इटालियन बिजनेसमैन ओतावियो क्वात्रोची गांधी नेहरू परिवार के काफी नजदीक था। क्वात्रोची को बचाने और भगाने में राजीव गांधी सरकार की प्रमुख भूमिका रही। राजीव गांधी पर सवाल इसलिए भी उठे थे क्योंकि इतना बड़ा घोटाला उनकी जानकारी के बिना होना मुश्किल था। राजीव गांधी को उस मामले में घसीटने वाले कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के कैबिनेट के अहम सहयोगी विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह थे। वीपी सिंह ने बोफोर्स तोप सौदे में कथित दलाली का आरोप लगाते हुए पहले सरकार और फिर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और अपनी अलग पार्टी बनाई। 18 जुलाई 1989 को जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। तब तक देश में माहौल राजीव गांधी के खिलाफ बन चुका था और इस घोटाले का आरोप लगाने वाले वीपी सिंह जनता की नजरों में हीरो बन चुके थे। उन्होंने पहले जन मोर्चा और बाद में जनता दल का गठन किया। इसी साल देश में आम चुनाव भी हुए, जिसमें कांग्रेस की बड़ी हार हुई और राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। बोफोर्स मामले में सीबीआई ने लंबी जांच की, लेकिन आखिरकार उसने मामले को बंद कर दिया। 64 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत के इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में राजीव गांधी पर कोई आरोप साबित नहीं हो पाए। पहले वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता सरकार और फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के करीब 5 साल के शासन में इस मामले में ऐसा कुछ भी साबित नहीं हो पाया जिससे राजीव गांधी को भ्रष्टाचार साबित किया जाता। यही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान ही राजीव गांधी का नाम बोफोर्स की चार्जशीट से हटाया गया था। इसी साल देश में 8वें राष्ट्रपति का चुनाव भी होना था। बोफोर्स घोटाले में राजीव गांधी का नाम सामने आने के बाद यानी जैल सिंह, जो उस वक्त राष्ट्रपति थे, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के पद से बर्खास्त करने का मन बना चुके थे। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि राजीव गांधी के बाद देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया जाए जिसके पक्ष में कांग्रेस के ज्यादातर सांसद लामबंद हो जाएं।
हालांकि राजीव गांधी को इसकी आशंका पहले से ही थी, तो बस उन्होंने भी अपना प्लान तैयार रखा था। राजीव गांधी ने पहले ही आर वेंकटरमन को संकेत दे दिया था कि वे देश के अगले राष्ट्रपति होने वाले हैं और आर वेंकटरमन भी किसी भी कीमत पर कांग्रेस के बागी नेताओं का साथ देना नहीं चाहते थे। तो बस चुनाव हुए और चुनाव में वेंकटरमन को 7,40,148 वोट मिले और BR कृष्ण अय्यर जो उनके प्रतिद्वंदी थे उन्हें मिले 2,81,550 वोट। इस चुनावी जीत के बाद देश को अपना 8वां राष्ट्रपति मिला। आर वेंकटरमन भारत के अकेले राष्ट्रपति हैं जिनके 5 साल के कार्यकाल में देश में सबसे ज्यादा सियासी उठापटक हुआ। लोकसभा में सरकारें बनती और गिरती रहीं, 1-2 नहीं बल्कि उन्होंने अपने टर्म में 4 प्रधानमंत्री देखे, जिसमें 3 को उन्होंने शपथ दिलाई। वेंकटरमन की लंबी सियासी यात्रा रही। वो कांग्रेस के सदस्य थे, आजादी की लड़ाई में भी कूदे थे, चेन्नई के जाने माने वकील बने, फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर और फिर उपराष्ट्रपति से लेकर राष्ट्रपति तक की यात्रा की। 80 के दशक में उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सबसे भरोसेमंद मंत्रियों में गिना जाता था। उनके पास वित्त मंत्रालय से लेकर रक्षा मंत्रालय तक के अहम महकमे रहे। उन्हें भारतीय मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाला भी कहा जाता है। उन्होंने APJ अब्दुल कलाम को स्पेस प्रोग्राम से मिसाइल प्रोग्राम में शिफ्ट किया ताकि भारत मिसाइल में अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उन्हीं के रक्षा मंत्री रहते समेकित मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई। लेकिन ये कहना होगा कि वेंकटरमन का कार्यकाल सबसे चुनौतीपूर्ण रहा। बाद में अपने अनुभवों पर उन्होंने किताब भी लिखी। 1992 में राष्ट्रपति पद से अवकाश लेने के बाद वो चेन्नई में रहने लगे। साल 2009 में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। इसी साल उत्तर प्रदेश में हाशिमपुरा नरसंहार हुआ, जिसमें 350 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई। 3 महीने लंबे कर्फ्यू और तनाव के दौर ने लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। कारोबार बर्बाद हो चुके थे, फसलें चौपट हो गई थी, रसोई खाली हो चुकी थी, कितने ही घरों में खाने के लाले पड़ गए थे, जिंदगी घर के कोनों में सिमट कर रह गई थी। हाशिमपुरा नरसंहार इतिहास का वो काला धब्बा है जिसने हमारे पुलिस सिस्टम का खौफनाक चेहरा हमें दिखाया। यूपी में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी। 1986 में राम जन्मभूमि का ताला भी खुल चुका था। अप्रैल 1987 में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। दंगों के बाद सांप्रदायिक रूप से आक्रोशित माहौल में मेरठ पर कब्जा कर लिया गया। PSC को बुलाया गया। PSC यानी प्रांतीय सशस्त्र बल, लेकिन दंगों के थमने के बाद इसे हटा दिया गया। 19 मई के आसपास फिर से हिंसा भड़की, 10 लोग मारे गए। सेना को फ्लैग मार्च करना पड़ा। CRPF की 7 कंपनियां पहुंची, जबकि PSC की 30 कंपनियां भेजी गई और अनिश्चितकालीन कर्फ्यू घोषित किया गया। अगले दिन मॉबर्स ने गुलमर्ग सिनेमा हॉल को जला दिया और मरने वालों की संख्या 22 हो गई। साथ ही 75 घायल हो गए। शूट एट साइट के आदेश दिए गए। 20 मई 1987 को जारी किया गया शूट एट साइट आदेश। 22 मई 1987 की रात प्लाटून कमांडर सुरिंदर पाल सिंह के नेतृत्व में 19 PSC के जवानों ने मेरठ के हाशिमपुर मोहल्ले में मुस्लिमों को जमा कर लिया। बूढ़े और बच्चों को बाद में अलग कर दिया गया और जाने दिया गया। वे कथित तौर पर उनमें से लगभग 40 से 45 लोग ले गए, जिनमें ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर और बुनकर थे, जो एक एक ट्रक में मुरादनगर गाजियाबाद जिले के ऊपरी गंगा नहर में ले गए। बजाय उन्हें पुलिस स्टेशन में ले जाने के, यहाँ कुछ को एक एक करके गोली मारी गई और नहर में फेंक दिया गया। एक गोली PSC के एक सिपाही को भी घायल कर गई। कुछ के मारे जाने के बाद रोड पर जा रहे वाहनों की हेडलाइट्स में देखे जाने के डर से PSC के जवान जिंदा लोगों को साथ लेकर उस स्थान से दूसरी जगह की तरफ चल दिए। उनमें से 4 लोग गोली से मृत होने का नाटक करके भाग गए और फिर तैरकर दूर पहुंचे। उनमें से एक ने मुरादनगर पुलिस स्टेशन में पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की। बचे हुए लोगों को ट्रक में गाजियाबाद के मकनपुर गांव के पास हिंडन नदी नहर में ले जाया गया। गोली मारी गई और उनके शव नहर में फेंक दिए गए। इधर फिर से गोली चलाने वाले 2 लोग बच गए और लिंक रोड पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की। इतना ही नहीं, उस समय जनता पार्टी के नेता और अब BJP के वरिष्ठ नेता और सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हाशिमपुरा मामले की जांच कराए जाने की मांग को लेकर
बोट क्लब पर आमरण अनशन पर भी बैठे थे और इस नरसंहार के लिए तत्कालीन गृह राज्य मंत्री पी चिदम्बरम को दोषी ठहराते हुए उन पर मुकदमा चलाए जाने की मांग भी की थी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलूंगी कल अगले एपिसोड के साथ, यानी साल 1988 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। देखते रहिए इनसाइड लाइव। नमस्कार।